वो दिन कैसा होता है जब सुबह घर से बड़े ठाठ के साथ निकलो, पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा मूड ऑन, और शाम होते होते ऐसा लगे कि सब कुछ हाथ से फिसल गया, जब हर चीज एक साथ गलत हो जाए। बस यही हालत हो गई थी इंडिया की ईडन गार्डन्स में, कोलकाता का वो आइकॉनिक स्टेडियम जहाँ इंडिया के सपने पूरे होने चाहिए, जहाँ इंडिया को कोई छू भी नहीं सकता। वहाँ पर हम कई साल बाद टेस्ट खेले और बुरी तरीके से हार भी गए, वो भी तब जब 2 दिन बचे हुए थे और टारगेट था सिर्फ 124 रन। हाँ, सिर्फ 124। ऐसा टारगेट जिसे किसी भी नॉर्मल दिन पर 30 से 35 ओवर में ठोक कर वापस ड्रेसिंग रूम में आराम से चाय पी लेनी चाहिए। लेकिन परेशानी ये थी कि उस दिन का ईडन गार्डन्स नॉर्मल था ही नहीं, वो पूरा का पूरा माइंस जैसा बना पड़ा था। हर कदम पर बॉल स्पिन हो रही थी। खैर पिच तो हमने ही बनाई थी और साउथ अफ्रीका, उन्होंने हालात को पढ़ लिया, शायद हमसे भी बेहतर तरीके से। सिर्फ 93 रन, पूरी टीम 35 ओवर में ढेर। दूसरे सेशन में बल्लेबाजी शुरू हुई और 40-45 मिनट में ही कहानी खत्म। साउथ अफ्रीका, वही टीम जिसने पिछले 15 साल में इंडिया को इंडिया में नहीं हराया था, उसने कोलकाता में आकर सबकी भविष्यवाणियों को उल्टा कर दिया। 2012 के बाद पहली बार इंडिया ईडन गार्डन्स में हारा। 13 साल तक ये किला अटूट खड़ा रहा और इसे टूटने में सिर्फ 3 दिन लगे। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट इससे पहले ही हो गया था, जब इंडिया के कप्तान शुभमन गिल मैच की सबसे अहम घड़ी से ठीक पहले गर्दन की इंजरी के कारण हॉस्पिटल पहुंच गए। इंडिया चेस शुरू ही कर रहा था एक बल्लेबाज कम लेकर, जैसे एक हाथ पीछे बांध करके जंग लड़नी हो। और फिर जो हुआ वो एक लाइव एग्जांपल था कि कैसे एक छोटा टारगेट मुश्किल पिच पर नहीं चेज करना चाहिए। साउथ अफ्रीका के 36 साल के स्पिनर साइमर हार्मर ने दोनों इनिंग मिलाकर 8 विकेट निकाल दिए। 8। ये कोई 2-4 विकेट वाला दिन नहीं था, ये सिर्फ एक हार नहीं थी, एक रियलिटी चेक था। 2 मैचों की सीरीज में इंडिया का 1-0 से घर पर हार जाए, गौतम गंभीर के लिए हेड कोच बनते ही घर में खेले गए 8 टेस्ट में चौथी हार। और शायद ये उस अंधेरे दौर की शुरुआत भी हो सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। एशिया कप के बाद से लगातार मैचेस खेलती आ रही इंडियन टीम की थकावट और स्पिन न खेलने की कमजोरी, ये वो 2 चीजें हैं जो पहले मैच में पहले दिन एक्सपोज हुई। अब जरा वापस चलते हैं शुरुआत पर, जहां इस पूरी बर्बादी का बीज बोया गया था। डे 1 साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और बैटिंग चुनी, उस पिच पर जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे जाकर खेलने लायक ही नहीं बचेगी। उन्होंने अपनी पहली इनिंग में 159 रन बनाए, कोई बड़ा स्कोर नहीं, लेकिन ऐसी पिच पर जहां पहली ओवर से टर्न और बाउंस दोनों मिल रहे थे, बुरा भी नहीं था। इंडिया ने जवाब में 189 बनाए, 30 रन की बढ़त। उस वक्त स्टेडियम में बैठे हर इंसान ने सोचा, ठीक है, इंडिया बढ़िया पोजीशन में है, बढ़त मिल गई है। दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका जल्दी ढह जाएगा और इंडिया आराम से चेज कर लेगा। सबको लग रहा था सब कुछ सेट है, स्टेज तैयार है, जीत बस कुछ ओवर्स ही दूर है। लेकिन असली मोड़ तो इसके बाद आया, वो पल जहां पूरा मैच पलट गया। रविंद्र जडेजा जो बल्ले से मैच विनिंग इनिंग खेल सकते थे, उन्होंने 27 रन बनाए, लेकिन असली कमाल उनकी गेंदबाजी में था। दूसरी इनिंग में उन्होंने 29 रन देकर 4 विकेट उखाड़ लिए। डे 2 के अंत में साउथ अफ्रीका 93 पर 7 थे। साफ दिख रहा था कि उनका बचना मुश्किल है। इंडिया कागज पर लगभग ट्रॉफी पकड़े खड़ा था, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन, क्योंकि तेम्बा बाबुआ ने आकर कहानी बदल दी। साउथ अफ्रीका के कप्तान बाबुआ डे 3 पर बैटिंग करने आए, ये जानते हुए कि उनकी टीम आईसीयू में पड़ी। 93 पर 7, पीछे सिर्फ 63 रन की बढ़त और दुनिया की सबसे घातक गेंदबाजी लाइनअप सामने। ज्यादातर कप्तान तो अंदर ही अंदर हार मान लेते हैं, लेकिन बाबुआ ने हार नहीं मानी। बाबुआ ने पेशेंस और रेजिलेंस की जो क्लास चलाई वो देखने लायक थी। उन्होंने 136 गेंदें खेली, 136, और इन 136 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 55 रन बनाए, सिर्फ 55। लेकिन यही 55 रन मैच का रुख बदल गए। कॉर्बिन बॉश ने भी उनका साथ दिया और 25 रन जोड़ दिए। इन दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका की बढ़त 63 से 124 तक पहुंचा दी। 124, ऐसा टारगेट जो सामान्य दिन पर आसान माना जाता, ऐसा टारगेट जिसे इंडिया की बैटिंग लाइनअप मजाक मजाक में पूरा कर देती। लेकिन बाबुआ की इनिंग और साथ में पिच की खराब होती हालत साउथ अफ्रीका को उम्मीद दिला चुका था, और सबसे जरूरी उनके गेंदबाजों के पास सब कुछ डिफेंड करने लायक था, क्योंकि बाबुआ जितनी देर तक पिच पर टिके रहे, ये पिच इंडियन बैटिंग के लिए और भी खतरनाक हो रही थी, जिसका नतीजा सामने आने ही वाला था। दूसरी इनिंग में पिच मुश्किल थी, हाँ थी, इस बात पर कोई बहस नहीं, लेकिन मुश्किल का मतलब ये नहीं कि सबके लिए अनप्लेबल। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रास्ता निकाल ले गए, इंडिया के बल्लेबाज नहीं निकाल पाए, और ये फर्क होता है एक मेंटली टफ टीम और कंफ्यूज्ड टीम में। मार्को एंसन ने नई गेंद उठाई और अपनी ओपनिंग स्पेल में, सिर्फ ओपनिंग स्पेल में, दोनों इंडियन ओपनर्स को उड़ा दिया। यशस्वी जायसवाल 4 गेंद खेलकर बिना खाता खोले आउट। केएल राहुल 1 रन। डे 3 के लंच तक इंडिया 10 पर 2, 114 रन चाहिए थे। 5 रेगुलर बल्लेबाज बचे थे, अगर उन्हें रेगुलर माना जाए तो, और प्रेशर का पहाड़ पहले ही खड़ा हो चुका था। और फिर आया दूसरा सेशन, और फिर आए साइमन हार्मर, इंडिया की तबाही के असली आर्किटेक्ट। साफ बात यह है कि अगर साउथ अफ्रीका के पास हार्मर नहीं होते तो मैच जीतते ही नहीं, बात खत्म। 36 साल का ऑफ स्पिनर जो एक्सेस के लिए काउंटी क्रिकेट खेलते खेलते अभी दोबारा इंटरनेशनल में लौटा है, इन्होंने इंडिया की दूसरी इनिंग की पूरी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। 14 ओवर, 21 रन, 4 विकेट, सिर्फ 21 रन देकर 4 विकेट, वो भी 124 रन के चेज में। ये सिर्फ अच्छी गेंदबाजी नहीं थी, ये एकदम सर्जिकल स्ट्राइक थी। जरा देखते हैं उन्होंने किस किस को आउट किया। सबसे पहले फंसे ध्रुव जुरैल 13 रन पर, इंडिया का चौथा विकेट गया। ऋषभ पंत टीम के वाइस कैप्टन सिर्फ 2 रन। पंत का डिसमिसल बताता है कि बल्लेबाज दबाव में कैसे टूटता है, फ्री होने की कोशिश और उसी कोशिश में और ज्यादा फंस जाना। फिर नंबर आया रविंद्र जडेजा का, LBW अपनी ही सरजमी पर, अपने ही हालात में जडेजा जैसे वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर भी ऑफ स्पिनर को समझ नहीं पाए, और आखिर में कुलदीप यादव LBW। जब तक हार्मर अपना स्पेल पूरा कर चुके थे, इंडिया 58 पर 4 से गिरकर 77 पर 7 हो चुका था। मैच वहीं पर खत्म। अब बस
फॉर्मेलिटी बची थी कि कितने ओवर और लगेंगे इस हार को ऑफिशियली सील होने में। अब आते हैं उन कड़वी सच्चाइयों पर, क्या गलत हुआ इंडिया की बल्लेबाजी में। चलिए एकदम न्यूट्रल साफ नजर से देखते हैं। हाँ, पिच मुश्किल थी। हाँ, साउथ अफ्रीका ने शानदार गेंदबाजी की। हाँ, गिल का ना होना बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इन सबके बावजूद इतनी डरावनी, इतनी भारी भरकम बैटिंग कोलैप्स की कोई माफी नहीं बनती। सबसे पहले तो इंडिया ने अपने दोनों ओपनर बहुत सस्ते में खो दिए। ऐसी पिच पर जहां खेलना ही मुश्किल था, अगर आपके दोनों ओपनर सिंगल डिजिट में वापस आ जाए तो समझो तो आधी लड़ाई यही हार चुके हो। ओपनर्स का काम होता है नए गेंद को झेलना, शुरुआती 10-15 मिनट संभालना, जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे अहम होते हैं। वो ये नहीं कर पाए और यहीं से गिरावट की शुरुआत हो गई। मिडिल ऑर्डर कोई भी पार्टनरशिप बना ही नहीं पाया। इंडिया की पहले इनिंग में एकमात्र ढंग की पार्टनरशिप केएल राहुल वाशिंगटन सुंदर की 57 रन की थी। दूसरी इनिंग में इंडिया को इससे भी ज्यादा पार्टनरशिप चाहिए थी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। इनके खिलाफ बल्लेबाजी बिल्कुल नाकाम रही। असली कहानी यही है। गौतम गंभीर बार बार कह रहे थे कि पिच वैसी ही है जैसे इंडिया चाहता था। कोच गंभीर ने कहा कि सतह तो इंडिया की जरूरत के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन सच्चाई से बिल्कुल उलट थी। इंडिया के बल्लेबाज खासकर मिडिल ऑर्डर टर्निंग पिच पर स्पिन को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए। वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने पहली इनिंग में 29 और दूसरी में 31 बनाए, वही अकेले थे जिन्होंने थोड़ी बहुत डिफेंसिव डिसिप्लिन दिखाई। सुंदर याद रखिए नंबर 3 पर आए थे क्योंकि इंडिया नया बैटिंग ऑर्डर ट्राई कर रहा था। कप्तान शुभमन गिल की गैरहाजिरी ने सब कुछ बदल दिया। दूसरी इनिंग शुरू होने से पहले ही गिल हॉस्पिटल में थे। दूसरे दिन लगी गर्दन की चोट ने उन्हें बाहर कर दिया था। गिल के बिना इंडिया ने सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं खोया, उन्होंने अपना लीडर खो दिया। और ऐसी पिच पर ऐसे चेज में वही लीडर चाहिए होता है जो टीम को जोड़ कर रखे, तूफान झेल सके और भरोसा दे सके। अब बात करते हैं गौतम गंभीर की रियलिटी चेक वाली। मैच के बाद गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैठे, उनके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। 8 टेस्ट में ये उनकी चौथी हार थी। तुलना करें तो रवि शास्त्री ने 6 साल की कोचिंग की और सिर्फ एक होम टेस्ट हारे। अनिल कुंबले भी इंडिया में सिर्फ एक टेस्ट हारे थे। अब गंभीर की बात भी ध्यान देने लायक थी। उन्होंने कहा, अगर आप ऊपर से नीचे तक देखो तो बल्लेबाजी यूनिट में इतना अनुभव है ही नहीं। स्किल से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में जरूरत होती है मेंटल टफनेस की। अगर आप प्रेशर को झेल नहीं पा रहे, पहले 10-15 मिनट निकाल दो तो चीजें आसान हो जाती है। अब जरा पॉजिटिव बात भी कर लेते हैं। कौन कौन था जिसने इंडिया के लिए कुछ अच्छा किया। केएल राहुल ने पहली इनिंग में 119 गेंद में 39 रन बनाए। उन्होंने पेशेंस दिखाया, डिसिप्लिन दिखाया और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे। दूसरी इनिंग में वो 4 रन पर रिटायर हार्ट होकर बाहर न जाते तो शायद चीज की कहानी कुछ और होती। वाशिंगटन सुंदर पूरे मैच में इंडिया के सबसे इंप्रेसिव बल्लेबाज रहे। पहली इनिंग 82 में 29, दूसरी इनिंग 92 में 31, यानी कि 7 घंटे से ज्यादा बल्लेबाजी ऐसी पिच पर जो मानो हर गेंद पर उन्हें गिरा देने पर तुली हुई थी। और अक्षर पटेल दूसरी इनिंग में जब हालात बदतर हो चुके थे, अक्षर आए और 17 गेंद में 26 रन ठोके, 2 छक्के लगाए। अक्षर समझ गए थे कि इस वक्त एग्रेशन ही काम आ सकता है। कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कम से कम उन्होंने हालात समझकर कुछ अलग करने का साहस तो दिखाया। गेंदबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा शानदार रहे। दूसरी इनिंग में 29 रन देकर 4 विकेट, कमाल का कंट्रोल, कमाल का वेरिएशन, हर तरीके से बेहतरीन। जसप्रीत बुमराह ने पहली इनिंग में 28 पर 5 विकेट लेकर ये फिर साबित कर दिया कि क्यों दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट गेंदबाज है। मोहम्मद सिराज ने भी साउथ अफ्रीका की इनिंग के आखिर में 2 विकेट लेकर के दम दिखाया। मतलब साफ है कि समस्या इंडिया की गेंदबाजी नहीं थी, समस्या इंडिया की बल्लेबाजी थी। समस्या ये थी कि इंडिया को जब बल्लेबाजी करनी थी वो करना ही भूल गए। 2012 से पिछले साल तक इंडिया घर पर अजेय रहा। ईडन गार्डन्स तो किला था, दुनिया की टीमें इंडिया आती थी तो डरती थी, लेकिन सिर्फ कुछ महीनों में न्यूजीलैंड की 3-0 की व्हाइट वॉश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये हार पूरा ऑरा गायब हो गया है। अब सवाल ये नहीं है कि इंडिया गुवाहाटी में सीरीज बराबर कर पाएगा या नहीं, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये भारतीय बल्लेबाजी यूनिट फिर कभी घर में डोमिनेट बन पाएगी। क्योंकि जब तक ये लोग प्रेशर झेलना नहीं सीखेंगे, पेशेंस और टेम्परामेंट नहीं सीखेंगे जो टेस्ट क्रिकेट मांगता है, तब तक इस तरह की हारें बार बार होती रहेंगी।